गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोस से हम संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करते आए हैं और आज हम इस संज्ञा प्रकरण के अंतिम चरण का अध्ययन करेंगे। अंतिम चरण में हम उसके अंतिम 3 सूत्रों का अध्ययन करेंगे और सबसे अंत की वीडियो में हम इसका एक बार संज्ञा प्रकरण का रिवीजन करेंगे। तो आज हम इसका सबसे अंत वाले सूत्र लेकिन प्रमुख सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका अगला सूत्र है परसन्निकर्ष संहिता। परसन्निकर्ष संहिता ये सूत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये सूत्र नहीं होता, ये संज्ञा नहीं होती तो हम आगे संधि का अध्ययन नहीं कर पाते। इसीलिए ये सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? तो ये सूत्र संज्ञा करता है संहिता संज्ञा। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से होगा कि ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? संहिता संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। तो आंसर है आपका परसन्निकर्ष संहिता। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि सूत्र में आए हुए सन्निकर्ष संहिता पद का क्या अर्थ है? तो संहिता का है अतिशय सन्निधि। अतिशय सन्निधि या अत्यधिक समीपता। अगर हम संस्कृत वृत्ति की दृष्टि से देखें तो वर्णा नाम अतिशय सन्निधि, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञः स्यात्, संहिता संज्ञा कहलाती है। वर्णों की अत्यंत निकटता संहिता कहलाती है। अब अत्यंत निकटता कहाँ हो? जहाँ पर किसी अन्य का व्यवधान नहीं हो। जहाँ पर किसका व्यवधान नहीं हो? अन्य का व्यवधान नहीं हो, या फिर यूँ कहें कि दो वर्णों के बीच में किसी आधी मात्रा का व्यवधान भी नहीं हो। आधी मात्रा, देखिए आधी मात्रा किसकी होती है? हमने पिछले वीडियोस में जब स्वरों का वर्गीकरण किया था तब हमने वहाँ पढ़ा था कि ऋस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ द्विमात्रिक होते हैं और प्लुत त्रिमात्रिक होते हैं। तो आधी मात्रा किसकी होती है? तो आधी मात्रा होती है व्यंजन की, क्योंकि व्यंजन अपने मूल रूप में कैसे होते हैं? हलंत होते हैं। तो ये सूत्र ये कहता है कि जब दो वर्णों के बीच में आधी मात्रा से का भी व्यवधान नहीं हो तो वहाँ पर अत्यधिक समीपता होती है, अत्यधिक निकटता होती है। तो उन दोनों वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। तो देखिए, यहाँ बात की है दो वर्णों की। अब दो वर्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो दो वर्ण कोई से भी हो सकते हैं, दो स्वर भी हो सकते हैं, दो व्यंजन भी हो सकते हैं, अथवा सूत्र के अनुसार जो सूत्र में कहा गया हो एक स्वर और एक व्यंजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर केवल स्वरों की बात नहीं है, केवल व्यंजनों की बात नहीं है, यहाँ पे है दो वर्ण, चाहे वो दो स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे एक स्वर और एक व्यंजन हो। देखिए, जैसा कि हम सूत्रार्थ में देखते हैं, दो वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कही जाती है। संहिता का शाब्दिक अर्थ है संधि या सन्निधि अर्थात समीपता। दो वर्णों के बीच में जब आधी मात्रा से भी कम का व्यवधान हो नहीं हो तो ये समीपता संहिता संज्ञा कहलाती है। यहाँ पे कम का व्यवधान नहीं हो, ये यहाँ पर ये करना है। ये समीपता दो स्वरों में हो सकती है, दो व्यंजनों में हो सकती है और दो एक स्वर और एक व्यंजन में भी हो सकती है। देखिए, जैसे हम इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे दो स्वरों की निकटता देखिए आप, सुधि प्लस उपास्य। यहाँ पर सुधि में ई है और उपास्य का उ। इन दोनों स्वरों के बीच में किसी भी व्यंजन का व्यवधान नहीं है, अतः ये किसमें समीपता हुई? दो स्वरों में। उसी प्रकार देखिए सत प्लस चित। सत में तकार है अंत में और चित में प्रारंभ में चकार है। तो यहाँ पर ये दो व्यंजनों की निकटता है, यहाँ पर बीच में किसी और स्वर का व्यवधान नहीं है। और तीसरा उदाहरण देखिए सन प्लस अच्युत। यहाँ पर जो सूत्र कहता है, सूत्र के अनुसार सूत्र है व्यंजन संधि में नमो ऋस्वा दचि नमो नित्यम, वो कहता है न के बाद में स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी न के बाद में क्या है? स्वर है। अतः ये सूत्र की कंडीशन के फुलफिल करता है। तो एक स्वर और एक व्यंजन की निकटता सूत्र के अनुसार। तो ये जो तीसरी निकटता है या दूसरी निकटता है वो किस पर डिपेंड करती है? सूत्र पर।
वैसे तो ये तीनों ही संहिताएं सूत्रों पर डिपेंड करती है। सूत्र जो कहता है कि इसके बाद में ये होना चाहिए, इसके बाद में ये होना चाहिए, वो कंडीशन आपकी फुलफिल होना चाहिए। लेकिन ये नहीं करता, किसी भी प्रकार की हो सकती है, स्वरों में भी हो सकती है, व्यंजनों में भी हो सकती है, अथवा एक स्वर और एक व्यंजन में भी हो सकती है। तो जब तक संहिता संज्ञा नहीं होगी तब तक आगे संधि कार्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना आवश्यक है। पहले परसन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र से दोनों वर्णों की संहिता संज्ञा होगी, तदुपरांत ही संधि अपना कार्य करेगी या संधि सूत्र अपना कार्य करेगा। अब हम आगे का सूत्र देखते हैं। देखिए, हलो अनंतरा संयोगः, हलो अनंतरा संयोगः, यह सूत्र संयोग संज्ञा करता है। तो पहला प्रश्न आपका इस सूत्र में यहीं से होगा कि सूत्र कौन सी संज्ञा करता है, संयोग संज्ञा, अथवा संयोग संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। तो आपका उत्तर है हलो अनंतरा संयोगः। अब यहाँ सूत्र में स्पष्ट रूप से हल कहा गया है। हल से तात्पर्य है व्यंजन। तो पिछले सूत्र में हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया था, इसलिए हमने वहाँ पर वर्ण लिए थे, और यहाँ पे चूंकि कहा गया है कि हल, तो हल होने चाहिए, व्यंजन होने चाहिए। तो वो जो संयोग संज्ञा होगी वो किसकी होगी, व्यंजनों की होगी। देखिए, ये सूत्र कहता है कि अचों के व्यवधान से रहित। अब हल में व्यवधान किसका होगा, अच का ही होगा, क्योंकि हल से हल मिलेगा तो व्यवधान नहीं होगा। हल के बाद यदि अच आएगा तो व्यवधान होगा। क्यों? क्योंकि व्यवधान हमेशा विजातियों का होता है, सजातियों का नहीं। व्यवधान हमेशा किसका होता है, विजातियों का, ना कि सजातियों से। मान लीजिए कि किसी भेड़ के पास यदि भेड़ आती है तो वह व्यवधान नहीं होगा। भेड़ के पास यदि गाय आती है या भेड़ के झुंड में यदि गाय आती है तो व्यवधान होगा, क्योंकि गाय क्या है, विजाती है। उसी प्रकार हल के पास में यदि हल आते हैं तो व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि एक हल दूसरे हल का विजातीय नहीं है। और हल के बाद में यदि स्वर आते हैं तो व्यवधान होगा, क्योंकि हल स्वरों के क्या है, विजाती हैं। तो यहाँ पर भी ये सूत्र यही कहता है कि अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। तात्पर्य यह है कि व्यवधान हमेशा विजातियों से होता है, सजातियों से नहीं। हलों की विजाति क्या है, स्वर है, हल नहीं। अतः दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में यदि किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं होगा तो उनकी आपस में कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा। और यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संयोग संज्ञा के लिए कम से भी कम कितने हल होने चाहिए, 2 हल होने चाहिए, तभी संयोग संज्ञा होगी, अन्यथा संयोग संज्ञा नहीं होगी। अब देखिए, हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, सरस्वती, सरस्वती शब्द में इस स और व के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, अतः इन दोनों की कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा। ऐसे इंद्र में न, द और र के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, अतः यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा। उसी प्रकार देखिए, उष्ट्रः, यहाँ पर भी श, ट और र में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, अतः इनकी कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा। आप ये अक्षर जो पूरे हैं इन पे जरूर हलंत लगा लीजिएगा। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि ये न, द और र, त, श, ट और र पूरे हैं, जबकि ये तीनों ही वर्ण क्या है, हलंत है, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। अब इससे नेक्स्ट अंतिम सूत्र के अध्ययन की हम ओर चलते हैं। देखिए, सबसे अंतिम का सूत्र है संज्ञा प्रकरण का सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, यह सूत्र पद संज्ञा करता है। तो पहला प्रश्न इसका यहीं से होगा कि यह सूत्र कौन सी संज्ञा करता है, पद संज्ञा, अथवा पद संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। तो सूत्र है आपका सुप्तिगंतम पदम। एक प्रश्न और भी बन सकता है, किम सुपंतम तिगंतम, कि सुप और तिगंत क्या है, तो सुप और तिगंतम क्या है, पद है। देखिए, संस्कृत साहित्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है या तो वे सुबंत हैं या तिगंत, अर्थात तात्पर्य ये है कि या तो उनके पीछे सुप्रत्यय लगे या कौन सा प्रत्यय लगे, तिंग प्रत्यय। अब ये सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय क्या होते हैं, तो जो सुप प्रत्यय हैं वो शब्द रूप बनाने का कार्य करते हैं, और जो तिंग प्रत्यय हैं वे धातु रूप बनाने का कार्य करते हैं।
सुप्रत्यय चाहे शब्द रूप हो अथवा अव्यय हो, इन सभी में सुप्रत्यय लगते हैं। और क्रियापद वगैरह में हो तो उनमें तिङंत प्रत्यय लगते हैं। देखिए, हम सूत्र के अनुसार देखते हैं कि संस्कृत में सुबंत और तिङंत शब्द रूप पद संज्ञक होते हैं, अर्थात जिनके पीछे सुप और तिङ प्रत्यय लगते हैं वही पद कहे जाते हैं, अन्य नहीं। संस्कृत में उक्ति प्रचलित है, अपदम न प्रयुंजित, अर्थात अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संस्कृत भाषा में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे या तो सुबंत होते हैं या तिङंत। अब देखिए, सुबंत सुप्रत्ययों का प्रयोग शब्द रूप बनाने में किया जाता है। सु और जस, इनकी संख्या है 21, सातों विभक्तियों के तीनों वचन। पहली विभक्ति में देखिए सु और जस, द्वितीय में अम और शस, तृतीय में टा भ्याम भिस, चतुर्थी में ने भ्याम भ्यस, पंचमी में नसी भ्याम भ्यस, षष्ठी में नस ओस आम और सप्तमी में नी और सुप। तो ये सु पे चालू होते हैं और प पे खत्म होते हैं, इसीलिए इन्हें सुप प्रत्यय कहा गया है। अब बात करते हैं हम तिङंत प्रत्ययों की। देखिए, तिङंत प्रत्यय धातु रूप बनाने में काम आते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 18। अब जैसा कि हम जानते हैं कि धातु के रूप दो प्रकार से चलते हैं, एक तो परस्मैपदी में और दूसरे आत्मनेपदी में। तो तिङंत प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो परस्मैपदी, दूसरा आत्मनेपदी। परस्मैपदी के 9 तीनों पुरुषों के तीनों वचन, आत्मनेपदी के भी 9 तीनों पुरुषों के तीनों वचन। तो 9 + 9 18। तो तिङंत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 18। यहाँ से भी प्रश्न किया जाता है कि सुप्रत्यय की संख्या कितनी है? 21 और तिङ प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 18। अब परस्मैपदी के देखिए, पहले तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। और आत्मनेपदी में त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। इस प्रकार से तिङंत प्रत्यय हैं। तो जिनके पीछे भी सुप और तिङ प्रत्यय लगते हैं वे पद कहलाते हैं। और संस्कृत में जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है वे या तो सुबंत होते हैं या तिङंत। इस प्रकार ये हमारा संज्ञा प्रकरण समाप्त हुआ और संज्ञा प्रकरण में हमने अंतर्गत 14 सूत्रों का अध्ययन किया। इन 14 सूत्रों के बाद हम संधि प्रकरण चालू करते हैं। तो संज्ञा प्रकरण हम पहले इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे हम प्रत्याहार बनाना अथवा ऋस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, इनको पढ़ लेते हैं, इसीलिए हम पहले संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं, तत्पश्चात हम आगे के प्रकरण पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, तत्पश्चात हम अथ संधि पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम सन्तु।